हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। इससे क्या होगा, आप इजीली रिलेट कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज को देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार जाके जरूर देख लें। उसके बाद में उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप दोबारा से एमसीक्यूज को, न्यूमेरिकल्स को देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से आता है तो लेट्स डाइव इनटू द एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 क्या बोला है, देखो जितने भी टाइप के एमसीक्यूज हो सकते हैं, सारे टाइप के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उतने मैंने न्यूमेरिकल डाले हैं। इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने, सब कुछ इकट्ठा करके डाला है इसमें टॉप 50। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको फिगर वाला मिल सकता है, जिसमें पूछेगा कि ये बताओ द इमेज शोज अ सर्किट डायग्राम व्हाट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्टमीटर या फिर एमीटर। दोनों में से एक का क्वेश्चन पूछ लेगा आपको फिगर दिखा के कि ये बता दो कि जो आपको सर्किट दिया जाता है उसके अंदर हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो वोल्टमीटर किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है, या फिर एमीटर लगाते हैं तो एमीटर किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट ए एंड बी, इनके बीच में कितना पोटेंशियल है। अब आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम होती है, पोटेंशियल क्या है, कुछ समझ नहीं आया। देखो पोटेंशियल का मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने एक बैटरी लगाई, आप बैटरी क्या करती है, चार्जेस को पुश करती है इस पूरे के पूरे वायर के अंदर बहने के लिए, फ्लो होने के लिए। तो अगर यहाँ पे पुश लगा, एक चार्ज को फ्लो करने के लिए यहाँ पे अगर इसने पुश लगाया तो जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे लगाया हुआ पुश और इस पॉइंट पे लगाया हुआ पुश इक्वल होगा। तो डिफरेंट पॉइंट पे चार्जेस को पहुंचाने के लिए डिफरेंट पुश लगाती है बैटरी। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही चेक करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टमीटर यूज करते हैं। तो दो पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं और वो हमें बताते हैं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल ही लगता है। पैरेलल क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट देखा है तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता ही होगी। नहीं पता है तो मैं और बता देता हूँ। पैरेलल होता है कि जब आप एक सर्किट और दूसरे सर्किट के ऊपर एक दूसरे को जोड़ देते हो, इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज होता है जब कोई चीज़ कंटिन्यू जुड़ती है ना, इस तरीके से कंटिन्यू आप दो रेजिस्टेंस को या दो चीज़ों को कंटिन्यू जोड़ देते हो, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि वोल्टमीटर क्या करता है, तो दो पॉइंट के बीच में क्या निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है या फिर आपका वोल्टेज निकालता है। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि आपको वोल्टेज निकालता है अक्रॉस द रेजिस्टर्स। क्लियर, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। 4 आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं, 5 दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये बताओ इनको मैं कंबाइंड करूँ तो सबसे कम जो रेजिस्टेंस आएगा वो किस कंडीशन में आएगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ 99.9% केसेस में जो लीस्ट रेजिस्टेंस आता है वो आता है पैरेलल कंडीशन में। तो अगर मैं इनको पैरेलल लगाता हूँ तो कितना कम आता है वो देखने की बात है। तो चलो लगाते हैं इनको पैरेलली। पैरेलल और सीरीज तो आपको मैंने बता ही दिया। तो जब पैरेलल रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से लगाया जाता है। रिमेंबर दिस, हम क्या करते हैं, जितने भी आपके रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 100। क्लियर होगी बात? ओके। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या एलसीएम, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और 50 1 जा 50 प्लस में यहाँ आएगा आपका 25, यहाँ आएगा आपका 100 और यहाँ पे आएगा 1। क्लियर होगी बात? आप इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 1 अपॉन आर की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे आती है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, अगर आप ऐड करोगे तो 50 प्लस 25 75 प्लस 1 76 प्लस 100 तो आएगा 176। तो 176 अपॉन में 100 आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी 1 अपॉन आर की। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आर की वो आने वाली है भाई साहब आपकी 100 अपॉन में 176, जो कि कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.56 इतना होता है। ठीक है, तो 1 से छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे बोला है कि लीस्ट तो आएगा, सबसे छोटा आएगा, लेकिन कितना छोटा, तो लेस देन 1 ओम। याद रखना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द आंसर।
आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वर्क ऑफ द 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है उनके बीच में 2 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हो आप, ठीक है, जिसमें आपने 14 जूल क्या किया, वर्क किया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ध्यान से देखने पे एक चीज समझ आती है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब आपने पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन किया उसको हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जो वर्क किया गया वो किया गया 14 जूल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14 जूल अपॉन में आपको बोला है कि कितना चार्ज कितना था, 2 कूलम चार्ज था, तो 2 लिखेंगे। तो कैंसिल आउट करने पे कितना आएगा, 7 आपका वोल्टेज आएगा। तो क्या 7 वोल्टेज ऑप्शन में है, तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट बर्न व्हेन यूज विद अ गुड हीटर, एक हीटर के साथ में आप एक फ्यूज यूज कर रहे हो लेकिन बार बार जल जा रहा है। इट इज एडवाइज टू यूज द फ्यूज वायर ऑफ, तो किस तरीके का फ्यूज वायर हमें यूज करना चाहिए। देखो कोई भी चीज क्यों जलती है, क्योंकि उसके अंदर हीट बढ़ जाती है, उसके अंदर हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से वो बर्न हो जाता है। तो हमें हीट एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I²RT, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना किसी वायर में उतनी ज्यादा हीट एनर्जी बढ़ेगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। तो हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है। और हमको एक चीज और पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितना लंबा तार लोगे उतना ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, और जितना छोटा तार लोगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। और दूसरी बात पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये वायर है, इसका जो ये पार्ट आप देख पा रहे हो इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जितना ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी छोटा बिल्कुल पतला वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया को बढ़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वायर तो सर्कुलर है तो हम रेडियस को बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर रेडियस इज द यूजफुल फॉर अस। आगे चलते हैं। अ सर्किट हैज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम मूविंग थ्रू अ 3 सेकेंड, मतलब 2 कूलम चार्ज एक सर्किट के अंदर 3 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। देखो ध्यान से, आपसे पूछा है कि एक सर्किट है, सर्किट के अंदर कौन सी डिवाइस होती है जो कि करंट को दिखाने के या करंट को रीड करने के लिए काम आती है। तो सबको पता है कि जो एमीटर होता है वो हमें करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। तो एमीटर इस ऑप्शन में सिर्फ एक जगह ही है, तो एमीटर लिख देंगे सीधा ऑप्शन बी। बस याद रखना, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले ये देखो, रेजिस्टिविटी इज द काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। मटीरियल कैसा है, नेचर ऑफ मटीरियल कैसा है, हर एक मटीरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करती। रेजिस्टिविटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस, रिमेंबर दिस। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटीरियल पे डिपेंड करती है और जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ, एरिया, साइज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करती है। यही पूछा है बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो इसका तो आंसर ऑप्शन डी हो ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आपको समझ ही आ गया कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप की होती है। देखो सीधे सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने एक लोहे का वायर लिया, एक प्लास्टिक का वायर लिया, तो प्लास्टिक के वायर में तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना कम मोशन होगा इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का। जितना कम मोशन उतना ज़्यादा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जितनी कम आपकी रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा आसानी से आपका चार्ज फ्लो करेगा, उतना अच्छे से आपका करंट फ्लो करेगा। आगे मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 डिवाइस है वो 2 पॉइंट ए और बी के बीच में जुड़ी हुई है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनमें से कौन सी चीज है जो कि आपकी कांस्टेंट रहेगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे यही पूछने वाला है कि ये बता दो कि जो आपका 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है और एक रेजिस्टेंस आपका कुछ ऐसा है। ये R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ये R1 रेजिस्टेंस है, नीचे वाला R2 रेजिस्टेंस है। R1 और R2 के बीच में क्या कॉमन रहने वाला है, तो आपको पता है कि जब 2 आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल में चले जाते हैं रेजिस्टेंस, तो उनका
पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल बी रिमेन सेम इन द पैरेलल कंडीशन। तो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाते हो और ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करके देता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम और आपका क्या डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका डिफरेंट हो जाता है, दोनों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है जब पैरेलल में जाते हैं कोई भी रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस तो उनके वोल्ट मीटर या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं, सेम रहते हैं और उनके जो एम्पियर या फिर बोल दो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट हो जाते हैं। याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का मतलब क्या है, किसी काम को आप कितने टाइम में करते हो, क्षमता, उसको पावर बोलते हैं। अगर मैं इसको और डिटेल में देखूं तो आपके पास में W का एक और फॉर्मूला आता है, क्या, वोल्टेज इनटू में चार्ज अपॉन में T। और आपको पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I भी बोल सकते हैं। तो वोल्ट V फॉर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपका करंट मतलब एम्पियर। तो आप ऑप्शन ए बोल सकते हो, वोल्ट इंटू मीटर। क्या बोल सकते हो, वोल्ट इंटू मीटर। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका एक क्या हो गया, यूनिट हो गई। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द करंट। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द करंट। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखते हैं। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन बताता है वो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो जो आपका ओम्स लॉ होता है ना, वो क्या बोलता है, ओम्स लॉ को देखते हैं भाई। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़े ना घटे ना, जितना है उतने पे जो V हो जाता है वो इक्वल हो जाता है आपके I के। और इसको अगर हटाना है प्रोपोर्शनल के साइन को तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोला है कि ये बताओ कि करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताओ, हमें नहीं जानना वोल्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो है कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया हो तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे V अपॉन में I बोला जाएगा और रेजिस्टेंस को R लिख दिया जाएगा। तो देखो R जो हुआ वो I के क्या हुआ, इन्वर्सली होगा ना, नीचे गया तो I बढ़ने पे, सीधी सी बात है यार। अगर मैं एक सर्किट में बड़ी सी बैटरी लगा दूं जिसमें करंट क्या निकले, बहुत ज़्यादा निकले, बहुत ज़्यादा एम्पियर का करंट हो, तो ज़्यादा एम्पियर के करंट से क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा, आपके फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने की क्षमता होगी वायर की, वो कम हो जाएगी। इजीली आपका क्या होगा, चार्ज फ्लो कर पाएगा। और ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा दूँ तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। छोटी सी बैटरी लगाऊंगा तो बड़ी मुश्किल से चार्ज मूव कर पाएगा, रेजिस्टेंस उस पर हावी हो जाएगा। तो चार्ज बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो यहाँ पे इन्वर्सली वाला कहाँ पे है, इन्वर्सली है आपका, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस हुज वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ इज गिवन। ये बताओ कि ये जो ग्राफ दिया है वो कौन से रेजिस्टेंस के लिए फुलफिल करता है, कौन से रेजिस्टेंस के लिए है। तो देखो कैसे देखेंगे, ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन पक्का आता है, डेफिनेटली आता है इस चैप्टर में से। तो यहाँ पे आपको दे रखा है V की वैल्यू जब 3 होगी तो I की वैल्यू आपकी 5 होगी, और V की वैल्यू जब 6 होगी तो I की वैल्यू 10 होगी, V की वैल्यू 9 होगी तो I की वैल्यू 15 होगी। ऐसा ही दे रखा है। तो एक मिनट, जब V की वैल्यू, तो V और I में क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस बताओ, तो V अपॉन में I लिख सकते हैं, इक्वल टू R लिख सकते हैं। तो V की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 अपॉन में 5, बिल्कुल। अगर नेक्स्ट वैल्यू को देखो 6 अपॉन में 10 को, तो कैसे लिखेंगे, तो 6 अपॉन में 10, इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, 3 अपॉन में 5, फिर 3 अपॉन 5 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 5। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट आप ड्रॉ करते हो, डालते हो, चल रहा है एक फिलामेंट के अंदर। एक आपका बल्ब का फिलामेंट है, आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसका फिलामेंट के अंदर 1 एम्पियर करंट आप डालते हो। देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा सा इमेज से समझाता हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको जो कि 16 सेकंड में पास होंगे उससे, मतलब एक छोटा सा फिलामेंट है, छोटा सा वायर है, और आप खड़े हुए हो यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हुए हो ऐसे बॉस बन के ऐसे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इस एरिया से आप क्या करते हो, यहाँ से करंट को आने देते हो। भाई करंट स्टार्ट कर दो, कितना करंट आता है, लेकिन 1 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर करता है, ए पॉइंट से एंटर करेगा, ए पॉइंट से एंटर करेगा। जैसे ए पॉइंट से एंटर करेगा
आप देखते हो स्ट्रेट की, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से देखते हो कि भाई साहब यहाँ से कितने आपके क्या पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है और चार्ज कितना पास होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कितने देर के अंदर। आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम इज गिवन टू 16 सेकेंड, 16 सेकेंड के अंदर आप 16 सेकेंड वेट करते हो, यहाँ पे खड़े रहते हो 16 सेकेंड के लिए और देखते हो कितना निकल रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे टाइम और किसका गेम चल रहा है, पूरा का पूरा टाइम का और चार्ज का और इलेक्ट्रिक करंट का। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, जो चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू, चार्ज कितना है, चार्ज एग्जैक्टली दिया नहीं है आपको, आपको यहाँ पे चार्ज लेना है कैसे, तोड़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो तो हमें पता होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, ये तो हमको पता है, अपॉन में टाइम। अब I की वैल्यू भी दी हुई है और टाइम की वैल्यू भी आपको दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। I की वैल्यू है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, N की वैल्यू हमें निकालनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और यहाँ पे एक के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है भाई साहब, 16 सेकंड दिया हुआ है। अगर इस 16 को कैंसिल करना है तो नीचे 0 लगा देंगे, 16 से 16 कैंसिल, और ये जो होगा 10 वो ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा -10 की पावर -20। तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू n इंटू 10 की पावर -20। -20 को जब 1 के नीचे लेके जाएंगे तो फिर वो न्यूमरेटर में जाके +20 हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर +20। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे 16 सेकंड में, ऑप्शन ए 10 की पावर 20। समझ में आया आपको कि आप एक जगह पे खड़े हुए हो, 1 एम्पियर आता है 16 सेकंड के लिए, तो आपको पता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होगा कि क्यू को ऐसे क्यों लिखा, क्यू क्या होता है, चार्ज, कितना कूलाम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो हमने n से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया। आगे मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन में बोला हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ द करंट इज डबल्ड। अगर मैं करंट को दुगना कर देता हूं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले आपको हीट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, हीट इज इक्वल टू I²RT। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है। अगर आपने किसको डबल कर दिया, करंट को डबल कर दिया, तो करंट को जब डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4I²RT, मतलब आपका 4 टाइम आ जाएगा। मतलब जो करंट है जितना भी आप बढ़ाओगे उसका स्क्वायर ही आपको हीट एनर्जी मिलने वाली, क्योंकि I क्या है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन सी। समझ पा रहे हो ना कि जो I की वैल्यू डबल करोगे, 2 कर दोगे, I की जगह 2I कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4I आ जाएगा। क्लियर। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, लेकिन 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 बड़ा तेज दिमाग लगाया इन्होंने। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम को अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी तो चार्ज ही बोला जाएगा। तो यहाँ पे करंट इंटू टाइम लिखा हुआ है ना डिवाइड में, और वर्क डन पर यूनिट करंट इंटू टाइम, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है, दोबारा देखो, ये क्यू नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे क्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, I इंटू टी में कन्वर्ट कर दिया। आगे मूव करते हैं। अब कूलर, एक कूलर दिया हुआ है, एक फैन दिया हुआ है। कूलर की रेटिंग आपको दी हुई है यहाँ पे 1500 वॉट और 200 वोल्ट, और फैन की दी हुई है 500 वॉट और 200 वोल्ट। आर टू बी यूज फॉर द हाउस होल्ड सप्लाई, द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज हेयर। कितने एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कूलर का आप देख लोगे कि कितने एम्पियर का आपको यूज करना है, फैन का निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे कि यहाँ पे कितना हमें फ्यूज यूज करना है। तो यहाँ पे 4 कूलर, पहला है आपका कूलर के लिए। तो कूलर के लिए आपको दिया क्या है, आपको दी हुई है यहाँ पे पावर कितने दी हुई है 1500 वोट, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200 वोट। ठीक है, वोल्टेज दी हुई है 200 वोट। आपको निकालना है यहाँ पे P इक्वल टू, यहाँ पे निकालना है आपको I, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो आपको पता है कि पावर का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। देखो पावर का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, पावर मतलब ताकत, किसी काम को कितने टाइम में कर रहे हो, ये होता है पावर का मतलब। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि V और I में कन्वर्ट था, P इज इक्वल टू VI। एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, P इज इक्वल टू VI।
कैसे आता है देखो मैं बता देता हूँ कैसे आता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं W को आपके वोल्टेज इंटू कूलाम से, मतलब चार्ज से, डिवाइडेड बाई टाइम, और जो Q अपॉन T होता है वो I बन जाता है, तो V इंटू आई। तो एक फॉर्मूला आ गया P और आपका यहाँ पे V और I का, मतलब जहाँ पे वोल्टेज भी है P भी है और I निकल सकता है। क्लियर? तो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर देंगे, लेट मी इरेज समथिंग हियर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ निकाल देंगे क्या, आपका इलेक्ट्रिक करंट निकाल देंगे। क्लियर? कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आया था क्या, P इज इक्वल टू वी आई, या फिर हमें निकालना है तो P अपॉन में V इज इक्वल टू आई। क्लियर? अब यहाँ पे आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू P अपॉन V, P अपॉन में V, और P की वैल्यू है 1500 अपॉन में 200। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 7.5 एम्पियर। क्लियर होगी बात? तो पहले के लिए मतलब कूलर के लिए आ गया, जो एम्पियर चाहिए, जो फ्यूज चाहिए उसका एम्पियर होना चाहिए 7.5 एम्पियर। सेकंड केस के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेकंड केस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो 500 दी हुई है, 500 दी हुई है, और आपको वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, 200 दी हुई है। आपको आई निकालना है, तो आई कैसे निकलेगा, तो P इज इक्वल टू वी आई, वही फॉर्मूला लगाना है, सिमिलर फॉर्मूला सिमिलर तरीके से लगाना है, और यहाँ पे निकल के आएगा आपके पास में I इज इक्वल टू पावर कितना दिया हुआ है 500 अपॉन में आपको V की वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे जो कैंसिल होके आएगा वो I की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 आएगी। तो 2.5 एम्पियर एंड द 7.5 एम्पियर विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर, तो आपके पास में टोटल एम्पियर कितना आया 10 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। क्लियर होगी बात? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, आपको एक रेटिंग दी हुई है दो चीज़ों की, उनसे आपको एम्पियर निकालना है, उस एम्पियर को ऐड कर देना है, देन यू विल गेट द फाइनल एम्पियर। मतलब एक कूलर है उसके ऊपर रेटिंग दी हुई है, ठीक है, रेटिंग का मतलब होता है कि इतने वोल्ट और इतने वोल्ट का ये है, तो अब सीधा सा आपको यहाँ पे एम्पियर निकालना था। अब दोनों को एक साथ चला रहे हो तो जो फ्यूज यूज होगा वो क्या होगा, सीरीज में होगा, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम कूलर का प्लस फैन का ऐड कर देंगे। क्लियर? आगे मूव करते हैं। Which combination of the 2 ohm resistor and the 4 ohm resistor offer the least resistance to the current in the circuit? एक सर्किट है जिसके अंदर 2 ohm का रेजिस्टर भी है और 4 ohm का रेजिस्टर भी है। एक 2 ohm रेजिस्टर है भाई साहब और एक 4 ohm रेजिस्टर है, दोनों रेजिस्टर ही हैं। तो बताना है कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए कि लीस्ट आपको क्या मिले, वैल्यू मिले। तो देखो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो लीस्ट वैल्यू के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन दो में है, इसमें भी दे रखा है पैरेलल, इसमें भी दे रखा है। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में r। पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है यहाँ पे 4। 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 टाइम 2 1 जा 2, ऊपर 2 आ गया, प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इट वुड बी 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 मान लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 के इक्वल पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बिल्कुल करीब है आंसर के। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे लीस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टर्स, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टर हैं। एक रेजिस्टर की वैल्यू है आपको दे रखा है 2 ओम और दूसरे की दे रखी है 4 ओम। दो रेजिस्टेंस हैं जिसकी एक की वैल्यू 2 ओम है, दूसरे की वैल्यू 4 ओम है, respectively are connected in series to the 6 voltage battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. ठीक है, देखो मैं बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को तोड़ के समझाता हूँ। क्या बोला है कि एक सर्किट है, एक सर्किट बना लेते हैं। In an electric circuit 2 resistors this and this respectively are connected in series, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं। कैसे, ये 2 ओम जुड़ा हुआ है और ये 4 ओम जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली 2 और ये इस तरीके से, और एक बैटरी है जो कि जुड़ी हुई है, और उस बैटरी की जो वैल्यू है वो जुड़ी हुई है आपकी 6 वोल्ट से। 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6V, और यहाँ पे आपकी है 2 ओम और 4 ओम। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड्स, मतलब जो ये 4 ओम है इससे कितनी हीट, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा,
ये आपको निकालना है। तो आपको पता है कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितनी हीट जनरेट करेगा, तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आपको आर की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, टाइम की वैल्यू दी हुई है कितनी 5 सेकेंड। आई की वैल्यू निकालनी है आपको किसकी हेल्प से, इस सर्किट के पूरे के पूरे 2 और 4 और 6 की हेल्प से, विद द यूज ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे निकालना है आपको I की वैल्यू, तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन में R इज इक्वल टू आई। V कितना है, यहाँ पे वोल्टेज 6 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 6, कैंसिल करोगे तो I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 एम्पियर विल बी योर वैल्यू ऑफ I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। यहाँ पे 1 एम्पियर आ गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हीट की वैल्यू निकालने के लिए H इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच 20। तो हीट जो होगा वो 20 जूल होगा। 20 जूल कहाँ पे है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। In order to reduce the electricity consumption at home, what kind of appliances should one purchase? मतलब आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन घर के अंदर कम से कम रखना है तो किस तरीके का इलेक्ट्रिकल आपको अप्लायंसेस यूज करना चाहिए, जिसकी पावर कम हो, जिसकी हायर वोल्टेज हो। तो सीधी बात है, पावर कम होगी तो इजीली वो आपको क्या कर पाएगा, आपकी जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम कर पाएगा। तो ऑप्शन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n resistors, each resistors are in the connected in parallel combination, this is very factual question। आपको इसका सिर्फ याद रखना है, मैं 2 चीजें याद करवा देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको बोला है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले मैं। ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास में एक इस तरीके से रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 और एंड सो ऑन Rn, ठीक है, ये Rn है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और Rn तक जा रहे हैं। ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं बॉस, किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ये पैरेलल में लगे हुए हैं आपके ये सारे के सारे रेजिस्टेंस, ठीक है। बोला है कि इनका जो समेशन होगा ना वो क्या होगा, तो इसका जो समेशन निकलेगा वो एक्चुअली इस तरीके से निकलेगा जहाँ पे GP लगेगी, और GP आपने अभी पढ़ी नहीं है, AP तो पढ़ी होगी, सुनी होगी। 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन प्लस में 1/Rn, क्लियर। तो ये आपकी लगेगी यहाँ पे कॉम्बिनेशन, मतलब ऐड करना है आपको। तो अभी पूरा का पूरा कैलकुलेशन से अच्छा है मैं आपको फैक्चुअल बता देता हूँ फटाक से। जब भी पैरेलल में ऐसे इस तरीके से सेम है, R1 R2 R3 सारे सेम है और पैरेलल में है, तो इनका जब सम करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आती है, इन अ पैरेलल केस द वैल्यू विल बी R अपॉन में n स्क्वायर। Remember this, in the parallel situation the summation of the all same resistance till the n will be R upon में n square। जैसे 10 आपके क्या लगे हुए हैं, 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, तो 10 अपॉन में 10 का स्क्वायर मतलब 10 अपॉन में 100 मतलब 0.1, क्लियर। इस तरीके से निकाल के लाना है आपको। अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उसका आंसर होता है ऑप्शन डी, R अपॉन में n। जो भी रेजिस्टेंस आपका सेम लगाया अपॉन में जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। लेट्स मूव फर्दर। विच वन अमोंग अ बार ऑफ अलॉय ऑफ मास 2 kg एंड मास ऑफ 3 kg आयरन बार सेम डायमेंशन ग्रेटर रेजिस्टिविटी किसकी होगी। देखो, रेजिस्टिविटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अलॉय के अंदर डिफरेंट एटम या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होने की वजह से ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो करेगा, तो ऑफकोर्स अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग होती है। जैसे लोहे की रेजिस्टिविटी फिक्स है, तांबे की रेजिस्टिविटी फिक्स है, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उसमें फ्लो करने की ताकत उतनी कम, मतलब एक चार्ज कम फ्लो होंगे। तो आपके जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें फ्लो नहीं कर पाता उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो अलॉय क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ एक क्या है मटेरियल, तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। आगे चलते हैं। 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द सीरीज गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम। ध्यान से सुनो, यहाँ पे बोला है कि 2 रेजिस्टर है उनको जोड़ दिया, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। 2 रेजिस्टर है उनको जोड़ दिया मैंने सीरीज में, तो क्या आंसर आ रहा है 10 ओम। पैरेलल में जोड़ दिया तो 2.4 ओम। तो आपको बताना है कि वो दोनों क्या हैं,
तो इसका सबसे इजी तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहला ऑप्शन ए को उठा के रख के देखो, फिर ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को देखो, तो ऐसे आपका आंसर पहुंचोगे नहीं आप आंसर तक। तो आप अगर इस तरीके से पहुंच जाते हो वेरी गुड, नहीं पहुंचते तो एक बहुत बड़ी सी एक इक्वेशन बनेगी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको हिट एंड ट्रायल से ही जाना है। तो यहाँ पे 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 + 5 कर दोगे 10 आ जाएगा। 1/5 प्लस में 1/5 करोगे तो आपके पास में 2.4 की जगह 2.5 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन है 6 ओम एंड 4 ओम, ये होगा। कैसे? 6 प्लस में 4 कितना होता है? 10 होता है, और 1/6 प्लस में 1/4 को जब ऐड करोगे और रेसिप्रोकल करोगे तो 2.4 आता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एक बैटरी है 10 वोल्ट की, जिसके अंदर 20,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस 20 ओम। द वर्क डन इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना काम कर रहे होंगे? तो आपको पता है कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे जो गिवन है वो देखो, यहाँ पे बैटरी के अंदर वोल्टेज दिया हुआ है आपको, दूसरा आपको यहाँ पे कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। आपको सीधा क्या निकालना है? आपको द वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन तो निकाल दोगे, आपके कितना वर्क डन करेगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज कितना आपके पास में 10 × 20,000 है, तो 20,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा? दिस विल बी हाउ मच? 2 × 10 की पावर 5। क्लियर? आंसर इजी। 20 सेकेंड। 2 बल्ब आर रेटेड, एक बल्ब 40 वोल्ट और 220 वोल्ट का रेटेड है, दूसरा है 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट का। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी। देखो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा आपको। दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर आपको दिमाग यूज करना है खुद को। एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, P = V²/R, और रेजिस्टेंस का अगर इससे फॉर्मूला निकालूंगा तो R = V²/P। क्लियर? तो यहाँ पे जो V और P है, जो आपका पावर है और आपकी जो वोल्टेज है वो आपको दी हुई है, और रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इन दोनों को पुट करना है यहाँ पे। तो पहले वाले की आप निकाल लोगे ऐसे, दूसरे वाले की कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस R = V²/P। इस तरीके से यहाँ पे पुट करके आपको निकालना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, आपको खुद को करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक सॉल्यूशन डेडिकेटेड इस कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। बहुत ईजी है, बस ये फॉर्मूला लगाना है। इससे जो आपकी रेजिस्टेंस आ रहा है और इससे जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको रेशियो में लेके काट देना है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है अभी पॉज करके कि कौन सा आंसर होगा, ABCD नीचे लिखना है, डेफिनेटली लिखना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया हुआ है फिगर को। देखो क्या बोला है कि इस पूरे के पूरे सर्किट का ना टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ये और ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में है। 2 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सीरीज में है। पहले सीरीज वाले को निपटाते हैं। 4 + 2 6 आ जाता है, तो ये दोनों मिलके कितना आ जाएंगे? 6 ओम। अब लेकिन 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में है। तो इसको ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6। ओके, नाउ वी विल टेक द एलसीएम। 6 यहाँ पे आया, 3 × 1 = 3 प्लस 2 प्लस में 1, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 + 2 5 + 1, तो आपका लास्ट में कितना आया यहाँ पे? 6/6। और इसको रेसिप्रोकल करोगे फिर भी 6/6, तो 1 कितना आया आंसर? 1 ओम। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, द 1 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। एक फिलामेंट है जिसके 2 रेजिस्टेंस है। एक फिलामेंट है, मतलब एक वायर बोल देते, एक वायर बोल देते, फिलामेंट बोल देते, बात एक ही है। एक इस तरीके से वायर दे रखा है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस आपका ये दे रखा है। जो पहले वाला रेजिस्टेंस है वो है R1 मान लेते हैं, दूसरे वाला रेजिस्टेंस है वो दे रखा है R2, और आगे बोला है कि फिलामेंट जो है उसका जो पावर है वो है 40 वोल्ट तक वो चल सकता है एंड 60 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ऑपरेटिंग विद 22 वोल्टेज। तो आपको बताना है कि इसका R1 और R2 कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 1 है उसकी जो पावर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको यहाँ पे देखो 40 वॉट, और रेजिस्टेंस 2 की जो पावर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 60 वॉट।
तो ना तो फॉर्मूले में घुसना ना किसी में घुसना, आपको सीधा देखना है कि किसी भी अप्लायंसेस की, जैसे बल्ब की, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो पावर से जलेगा या बिल्कुल कम पावर का हो जाएगा, कम पावर हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर कम, पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, याद रखना ये बात। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर जो होता है आपका, जो पावर जो होता है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रिमेंबर दिस पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, लिख लो इसको कहीं पे भी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मान लो आप एक कोई भी बल्ब लगाते हो, उसके अंदर इतना रेजिस्टेंस है कि वो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, बहुत धीरे से जलेगा वो। किसी के अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, बहुत इजीली इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आराम से फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हाई पावर का आपका बल्ब होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो 60 वैल्यू है वो किसकी है, R2 की वैल्यू 60 है ना, R2 की वैल्यू क्या है 60 है, तो इसका मतलब है जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, तो R2 विल बी लेस देन R1, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज द पावर रेटिंग, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर, इसके ऊपर पावर रेटिंग लिखी हुई है कितनी, 200 वॉट। तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 200 W, ओके। इट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, मतलब इसको कितने देर के लिए चलाया जाता है, 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग एंड द 1 आवर इन द इवनिंग, मतलब 1 आवर प्लस 1 आवर मतलब 2 आवर्स हो गए। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ऑपरेट द टोस्टर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक चलाना है आपको, ठीक है। मतलब पर डे आपको 2 घंटे चलाना है, लेकिन 10 दिन तक चलाना है, तो कितने घंटे हो गए टोटल, अगर मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो यहाँ आ गया आपका 20 आवर्स आपको टोटल चलाना है। देखा जाए 10 दिन में, हर दिन 2 घंटे, तो टोटल 20 घंटे चलाओगे ना, ओके। आगे पूछा है ऑपरेट द टोस्टर 10 डेज, ओके, 10 डेज के लिए, और जो कॉस्ट है आपकी वो 1 kWh की 5 रुपए है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट, रेट जो है वो है आपकी 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़ पर kWh, किलोवाट आवर पर kWh, ठीक है। अब देखो ध्यान से, निकालना क्या है भाई, कि आपको पैसा कितना देना है इसको इतना चलाने का, मतलब 20 घंटे एक बल्ब है 200 वॉट का, उसको चलाने का पैसा कितना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको पावर दे रखा है, अच्छे से दे रखा है पावर। अभी पावर जो है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम, मतलब जो आपको एनर्जी जो होता है ना, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, जो यूनिट आती है वो कितनी होती है, वो एनर्जी में रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम, कि कितने टाइम के लिए आपने कितना पावर कंज्यूम किया। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 200, कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, 20 घंटे के लिए यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे 20 घंटे के लिए आपको यूज़ करना है भाई। अब देखो क्या होने वाला है, तो 200 आपका क्या था, पावर था, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 20 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट हाउ मच, आई विल गेट हियर 4 और 000, ठीक है, तो 4000 आएगा। अगर इस 1000 को, ये कितना आया, ये आया आपका वॉट के अंदर, मतलब वॉट आर आया, इसको किलोवाट आर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 4 kWh, मतलब 4 यूनिट आ गई। 1 यूनिट का पैसा है 5 रुपए, तो वो आपका 5 यूनिट का पैसा कितना होगा, तो 4 × 5 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज़। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बल्ब है जो चलता है तो उसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 200 वॉट, 200 वॉट का है वो, लेकिन वो चलता कितने टाइम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो चलता है 20 घंटे के लिए। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी की उसने, 4000 वॉट आर की। वॉट आर को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 4 kWh आ गया। 5 रुपए 1 kWh के आपके कॉस्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यू विल गेट आंसर 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। आगे चलते हैं। अ कोयल इन अ हीटर कंज्यूम पावर P, passing current, if it is cut into the half and joined in the parallel, it will consume power how much। देखो बोला गया है जो पावर कंजप्शन है उसका, देखो पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V² अपॉन में R, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर कंजप्शन, राइट।
और यहाँ पे व्हेन यूज इन द पैरेलल में जब यूज कर रहे हो तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इन्होंने बोला है अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्ड पावर P एंड पासिंग द करंट इफ इट इज कट इनटू द हाफ, तो इसका क्या हो जाएगा? काटने पे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी R/4। क्लियर? ओके। न्यू पावर जो कंज्यूम करेगा पैरेलल में वो कितना होगा? तो पावर का जो फॉर्मूला होता है उसमें R की जगह R/4 लिख देना है, तो जो न्यू पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वो 4 टाइम ऑफ द V²/R आ जाएगा। तो जो नया पावर आएगा कट करने पे, आधा करने पे, वो आ जाएगा 4 टाइम ऑफ द प्रीवियस पावर। मतलब पहले जो पावर कंज्यूम कर रहा था उसको आधा काटने पे जो पावर कंज्यूम करेगा वो 4 टाइम होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्लियर? आगे चलते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रजिस्टर। मतलब यहाँ पे अलग अलग आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 20 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और यहाँ पे बैटरी दे रखी है आपको 6 वोल्टेज की। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन पासिंग थ्रू द 10 ओम। देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें इस तरीके से अलग अलग, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग करंट फ्लो करता है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर? लेकिन जो चीज कॉमन रहती है वो रहती है आपकी वोल्टेज। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वेरी इजी। यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ओम्स लॉ का, V = IR। क्लियर? और यहाँ पे आपको निकालना है कैलकुलेट द करंट। तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपॉन में 10 = I। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6 एम्पियर। तो 0.6 कहाँ पे है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि ये बीच में ये दे दिया इसलिए कंफ्यूजिंग है। नहीं, हमसे पूछा है कि ए से बी पे जाने पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 4 के बाद में सीधा 6 ऐड हो रखा है ना, तो यहाँ पे 6 + 4 जस्ट ऐड कर देना है, 4 + 6, जो कि क्या हो जाएगा आपका? मस्ट बी 10 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असेशन और रीजन दे रखा है। मतलब एक बात लिखी है, उसका रीजन क्या दोनों सही है कि नहीं है। बोला है इन एन ओपन सर्किट, एक सर्किट है जो बंद नहीं है, खुला हुआ है, कहीं से कटा हुआ है उसका तार। द करंट पासिस फ्रॉम द वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू अनदर। मतलब जो टर्मिनल है उसके एक सेल्स के पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? भाई सर्किट ओपन है तो नहीं जा पाएगा, तो असेशन तो गलत हो गया। इसका रीजन देखते हैं कि क्यों नहीं जा पाएगा। जनरली द मेटल डिस्क ऑफ अ सेल एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ, तो रीजन असेशन का नहीं है, लेकिन जो अकेला जो रीजन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द असेशन इज फॉल्स, बिल्कुल, बट द रीजन इज ट्रू। रीजन ठीक है, ठीक है, रीजन ठीक दे रखा है, लेकिन जो असेशन का रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स। मतलब इनमें से कौन सी चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है? तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे कोई डिपेंड नहीं करता है। हाउ द चार्ज विल फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो करता है? आपको मैंने बताया था जब बैटरी लगाते हैं तब करते हैं। और बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल एनर्जी देती है, क्षमता देती है, किसको? चार्ज को धक्का मारती है। तो ऑप्शन बी, जब हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तभी आपका चार्ज फ्लो करता है, जब आप धक्का मारते हो तभी आपका चार्ज फ्लो करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस, लेंथ एंड द रेडियस देखो ट्वाइस, हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज। देखो सबसे पहले क्या था? रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या रिश्ता होता है कि एक मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी विल बी कॉमन। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? कॉमन ही रहेगी। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस था। क्लियर? अभी ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या किया है हमने? उसकी जो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इंक्रीज ट्वाइस। ओके, द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस, लेंथ को भी और रेडियस को भी क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया। तो लेंथ को अगर ट्वाइस करेंगे तो 2L लिखा जाएगा, और
अगर किसको, आपके जो रेडियस है उसको भी अगर दुगना करेंगे तो एरिया भी क्या होगा, डबल होगा ना। तो यहाँ पे 2a लिखा जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है रो एल अपॉन ए बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ लेंथ को चेंज करता या दोनों को अलग तरीके से चेंज करता तब चेंजेस आते, तब मैं रेशियो में लिखता और नया रेजिस्टेंस मुझे पता चल जाता। तो अभी तो पुराना रेजिस्टेंस और नया रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड। किलोवाट आवर बोला जाता है भाई साहब, किलोवाट आवर, ऑप्शन डी, वेरी इजी। नेक्स्ट, अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन 12 वोल्टेज कार बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे तो ओम्स लॉ लग जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये बहुत जगह लगेगा। यहाँ पे निकालना है रेजिस्टेंस, तो V की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, 120 आ जाएगा ऊपर। 120 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे कितना आता है 2 आता है, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पे आता है 24। तो रेजिस्टेंस कितना आता है आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी 24 ओम। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज ऑल्सो नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज इसकी यूनिट होती है, वोल्ट इसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। ओके, एमीटर और वोल्ट मीटर इसको मेजर करता है, और वैसे ही करंट में एमीटर इसको मेजर करता है और एम्पियर इसकी यूनिट होती है करंट की, और आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज और वोल्ट मीटर तीनों याद रखना है, या पोटेंशियल डिफरेंस, ये चारों चीजें सेम ही है। ओके, नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर, द क्रॉस सेक्शन एरिया 1.1 mm स्क्वायर, मेड ऑफ मटीरियल ऑफ रेजिस्टिविटी दिस इज। रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो मैंने लेंथ और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, बताया था ये फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, आपके पास में क्या क्या है, रेजिस्टिविटी है, कितनी है 1 × 10⁻⁷। क्लियर। इनटू में लेंथ क्या है, जो वायर है उसकी लेंथ मीटर में दे रखी है 300। क्लियर। अभी यहाँ पे जो आने वाला है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आएगा यहाँ पे, 1 mm स्क्वायर को 1 mm के अंदर कितने आपके मीटर होते हैं। देखो, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर। लेकिन बात हुई है स्क्वायर की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻6, या फिर बोल दें 1 mm स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होता है 1 mm स्क्वायर में। तो ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 10⁻⁻6, अगर ये दोनों अगर कैलकुलेट होंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, या तो मैं 10⁻6 को ऊपर ले जाऊंगा और ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1 इंटू में 300, जिसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा 300 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 30। तो आंसर आया 30 ओम। दोबारा से सुनो, 1 मीटर में 1000 mm, आपको स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है और इसको सीधा पुट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 से जब 10⁻⁷ कैंसिल होता है तो ऊपर बचता है 10⁻⁻1 ओनली। इसको अगर नीचे लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा और 0 से 0 कैंसिल और 30 आंसर आएगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटीरियल इज 0.6 ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जो कि सारे मटीरियल की अलग अलग होती है। द मटीरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो ऐसा मटीरियल क्या होगा आपको पता है, जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा की तरफ जाती है उतना कम कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे 0.6 है, मतलब 1 के बिल्कुल पास है। तो 1 के पास है तो ये ज़्यादा, मतलब बीच में है। बीच की वैल्यू का मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी कर भी सकता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हेन 4 ओम रेजिस्टर इज
connected across the terminal of 12 watt battery, the number of coulomb passing through the resistor per second। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछना चाहता है कि करंट कितना फ्लो करेगा, मतलब V इज इक्वल टू आई आर ही पूछना चाहता है, आई ही पूछना चाहता है, जिसमें वोल्टेज आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, मतलब 12/4 दिया हुआ है, 3 आंसर दिया हुआ है। लेकिन करंट को क्या बोल दिया कि पर सेकंड चार्ज फ्लो करना, सीधा नहीं बोला, तो करंट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपको समझाने के लिए, नहीं लिखेगा वो, मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। आगे चलते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। द फैक्टर इज, मैंने आपको बताया था, ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है, ना लेंथ पे करता है, ना थिकनेस पे करता, टेम्परेचर और कैसा मटेरियल है उस पर ही करता है रेजिस्टिविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। कॉन्सेप्ट नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो कभी कॉन्सेप्ट, फिर आना इस पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट, ठीक है, या फिर 2000 वोट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट जो है वो है 4 रुपए पर किलोवाट आवर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब 3 घंटे के लिए आप यूज कर रहे हो, तो मतलब आपके पास में कितना है, जो पावर है वो है आपकी 2 kW, और टाइम कितना है आपके पास में, आप यूज कर रहे हो 3 आवर्स के लिए, तो kWh निकालना है, तो क्या करना है हमें, एनर्जी निकालनी है, तो P इंटू टी कर देना है, पावर इंटू टाइम, जो कि कितना होगा 6 kWh होगा। तो 6 kWh आपको निकालना है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4 रुपए पर kWh। आपके पास 6 है, तो 6 इंटू 4 24 आपका रुपीज आ गया, तो 24 विल बी योर आंसर। क्लियर, आगे मूव करते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फिक्स रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट के होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट के होगा ना। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखो द हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट की थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर is directly proportional to the square of what, the magnitude of the resistance of the resistor, second the temperature of the resistance, the magnitude of the current. So here is the formula, the H is equal to I square RT, which shows that I square is the answer, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट, मटीरियल्स हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओमिक मटीरियल्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जूल, देखो C की पावर -1 का मतलब क्या है, जूल पर C, मतलब जूल पर कूलाम। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, और कूलाम होती है चार्ज की। तो W/Q किसकी फॉर्मूला होता है, वोल्ट का, मतलब वोल्टेज का। तो वोल्टेज किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वोल्ट इज द आंसर। क्लियर। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, ये क्यों बार बार दे रहा हूं मैं, ये आता ही है, तो किलोवाट आवर, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। पहले मैं आपको समझा देता हूं, जो एमीटर होता है ना, जो वो एमीटर होता है वो हमेशा सर्किट के बीच में लगाया जाता है, यहाँ पे लगाओगे आप, और उसको बोलते हैं सीरीज में लगाना या सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, जो वोल्ट मीटर होता है वो रेजिस्टेंस के कॉर्नर्स पे लगाया जाता है, या बोलते हैं कि पैरेलल में लगाया जाता है। क्लियर, पैरेलल में लगाया जाता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल ही लगाया जाता है। क्लियर, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल लगाया जाता है, और यहाँ पे आपको देखना एमीटर जो होता है कनेक्ट सीरीज विद रिक्वायर्ड डिवाइस, और वोल्ट मीटर पैरेलल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एमीटर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सर्किट में, पूरे सर्किट में जो करंट होता है वो इक्वल होता है, लेकिन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाता है, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विद द सेल पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द R2। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसे बनेगा, देखो पैरेलल में है तो ये R1 मान लेते हैं इसको, और दूसरे को मान लेते हैं यहाँ पे R2। क्लियर, ये आपका R2 होगा और ये आपका बैटरी होगा। ओके, सो नाउ
अभी देखते हैं, इन्होंने पूछा है कि सर्किट के अंदर जो I होगा ना वो किस रेशियो में मिलेगा, R1 और R2 के। तो यहाँ पे वोल्टेज तो दोनों में सेम ही जाने वाला है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR R1, ये पहली इक्वेशन है। तो I1 को R1 के साथ में जोड़ के रखेंगे, और V2 जो होगा वो क्या होगा, V1 और V2 क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसको V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, I2 इंटू R2। ये सेकेंड इक्वेशन आपको दिखाएगी, क्लियर। अब इनको रेशियो में लिख दो, वोल्टेजेस को रेशियो में लिख देंगे, तो आपके पास में यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है, देखो V से V तो कैंसिल सिमिलर है, लेकिन जो आपका जो R होगा वो कैसे जाएगा, इन्वर्सली जाएगा, R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे जाएगा, R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे जाएगा, फॉर I1 एंड I2। समझ पा रहे हो ना, जो I होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए R2 नीचे पहले I1 के लिए और R1 ऊपर। आगे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखना रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कौन सी रेजिस्टिविटी, वही रेजिस्टिविटी, रो वाली रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। और ये सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बढ़ना कम होना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन विच पैरामीटर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, आपको बताना है टेम्परेचर, ऑफकोर्स टेम्परेचर। देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया A, विच ऑफ द गिवन द लीस्ट रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से, एक वायर है जिसकी लेंथ है L और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो पूछा है कि किस कंडीशन में वो कम से कम रेजिस्टेंस आपको देगा। तो आपको पता है जितना ज़्यादा आप लेंथ को बढ़ाओगे उतना तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो आपको क्या करना है, लेंथ को आधी कर दो और एरिया को डबल कर दो, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस तरीके से ग्राफ देगा और पूछेगा विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट द मोर रेजिस्टेंस। तो देखो जो यहाँ पे करंट दिया हुआ है ना, वो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो करंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है देखने पे पता चलेगा। लेट मी जूम फॉर यू। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको देखने पे पता चलेगा, मुझे जूम करने दो इसको। ये जो है ना, ये येलो लाइन, उसका करंट क्या है, ज़्यादा है, और इसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। तो करंट जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका करंट ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका वो जो येलो वाली लाइन है इसका करंट ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट द मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो रेड वन। तो यहाँ पे बोल देंगे द रेड लाइन हैज़ द मोर रेजिस्टेंस। आपको सिर्फ ओम्स लॉ पे ही क्वेश्चन आएंगे 5-6। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली इफ, देखो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तभी तो वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। बोला था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन द टेम्परेचर इज द कांस्टेंट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, और कॉन्सेप्ट वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, आप उसको जाके देखें। मेरी गारंटी है यू विल सॉल्व द 99.99%, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं मेरा चैनल डिलीट कर दूंगा। अगर 99.99% आपका सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें देख ली, जो लिंक के कॉन्सेप्ट का और ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, ठीक है। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।